हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 2 मैथमेटिक्स क्लास 9th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसे संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स बोल सकते हैं q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यह जो संख्या है 2 माइनस रूट फाइव जो होता है वह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या है इसलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। और इसका ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/7 बच जाएगा और 2/7 p बाई क्यू के फॉर्म में लग रहा है और p और q के स्थान पे आप देख सकते हैं 2 और 7 है। 2 और 7 दोनों पूर्णांक होते हैं और q के स्थान पे जो 7 है वह जीरो के बराबर नहीं है, तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, शून्य क्या है ना। पूछ रहा है कि शून्य को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं या फिर अपरिमेय संख्या बोलेंगे या फिर पूर्ण संख्या बोलेंगे या फिर प्राकृत संख्या बोलेंगे, है ना। यह क्वेश्चन है। तो अगर शून्य की अगर बात की जाए तो शून्य को बटा में 1 लिख सकते हैं और जिसको 0/1 यानी कि यह फ्रैक्शनल में आ गया। फ्रैक्शनल का मतलब इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख दिए और भिन्न का मतलब अंश बटा हर, है ना। तो अंश बटा हर दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं p बाई क्यू। और यहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक होता है 1 भी पूर्णांक होता है और q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 0 जो होगा यानी कि शून्य जो होगा एक प्रकार का परिमेय संख्या हो सकता है ना। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और शून्य को p बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या भी नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाएगा। प्राकृत संख्या भी नहीं बोल सकते, प्राकृत संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या भी बोल सकते हैं, है ना। तो शून्य एक प्रकार का कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है 0.3 बार किसके बराबर है ना। इसको बार बोलते हैं और यह बार ब्रैकेट है ना, ऊपर जो दंड लग गया उसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इसको बोला है कि यह किसके बराबर है। तो यदि आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ जरूर पढ़े होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने आप जरूर सीखे होंगे। तो सबसे पहले इस संख्या को हम लोग x बराबर मान लेते हैं 0.3 बार, मतलब इसमें बहुत सारे 3 है, मतलब जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर बार ब्रैकेट को लिखा जाता है। तो यानी कि 3 के ऊपर बार ब्रैकेट है, इसका मतलब 3 3 3 3 हम लोग बहुत कुछ इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक इधर आ जाएगा, यानी कि 3.333 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम 10x में से अगर x वाले संख्या को घटा देंगे तो 10x में से अगर x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, डेसिमल की इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 में से 0 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना आ गया, x बराबर आ गया 3/9 और यदि आप इसको काटेंगे तो यानी कि 1/3 आएगा क्योंकि 3 3 जा 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि 0.3 के ऊपर जो बार ब्रैकेट लगा हुआ है और वह जो बराबर आएगा 1/3 के बराबर आएगा, है ना। या फिर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, यदि 1 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट में जाएगा तो 0 होगा और 3 बार में लगा दीजिए तो 3 3 जा 9 1 आएगा, पॉइंट है इसलिए 0 आएगा, फिर 3 बार में लगा दीजिए फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 फिर 0, यानी कि इस प्रकार के संख्या रिपीट हो रहे, यानी कि इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं 0.3 और ऊपर लगा देते हैं बार ब्रैकेट, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे से बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है
कि 1/√2 का परिमेयीकरण बताना है ना। 1/√2 तो परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो संख्या आपको अपरिमेय संख्या जो दिया हुआ है भिन्न संख्या में, उसी संख्या में अंश और हर में गुना कर देते हैं। यानी कि √2 को √2 से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √2 गुने 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का √2 आ जाएगा, और √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाता है 2। इसका मतलब √2/2 आ गया, और √2/2 आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर यदि 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि 36 का पावर 1/2 है ना। यानी कि 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 6 करेंगे 36 आ जाएगा, और सबका पावर कितना है 1/2। पावर से पावर कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, केवल 6 बचेगा। यानी कि 36 के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम है, उसी प्रकार से है, आप इसको भी बना सकते हैं। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 8 इंटू 8 लिखेंगे तो 64 आ जाएगा। अब पूरे का पावर है 1/2 तो 1/2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का मतलब होता है, बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक को बोलते हैं जिसमें जो चर होगा, चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर बटा में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के जो संख्या होगा या इस प्रकार के जो चर वाला जो बहुपद होगा या फिर बीजीय व्यंजक होगा उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें सब चीज़ फुलफिल कर रहा है। आप देख सकते हैं 4x² - 3x + 7 है, बट हम लोग इसको भी बोल सकते हैं बहुपद, है ना। यानी कि ये भी एक प्रकार का बहुपद है। फर्स्ट भी बहुपद होगा, सेकेंड भी बहुपद होगा, थर्ड भी बहुपद होगा, लेकिन हम लोग 4 को बहुपद नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि y + 2/y है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, y का y हो गया और 2 का 2, y ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि बहुपद में चर का जो घात होता है वह कभी माइनस में नहीं होता है, और यहाँ पे माइनस में आ गया, इसीलिए यह ऑप्शन क्या चीज़ है, यानी कि बहुपद नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछा भी है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन में तो बहुपद है, यानी कि 4 जो ऑप्शन है वह बहुपद नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती का मतलब होता है जिसमें x का जो अधिकतम घात होना चाहिए वह 3 होना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन से अगर बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट में अगर देखा जाए तो x² + x है, तो यानी कि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं y + y² है, यानी कि y का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसको भी द्विघात बहुपद बोलेंगे। और इसमें एक 1 + x है, मतलब x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 में अगर देखा जाए तो चर का अधिकतम घात मतलब x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं, या त्रिघाती बहुपद हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक बताना है। x² गुणांक का मतलब होता है जो आपका जो चर होगा उस चर में कौन सा संख्या से गुना किया गया है वह उसका गुणांक होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें x² है केवल, और x² में कुछ नहीं है, इसका मतलब x² को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 इंटू x² करेंगे तो x² ही रहेगा। तो इसका मतलब कि x² का जो गुणांक होगा वह क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है px = 2x + 1 के शून्यक है ना। यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है 2x + 1 उसका शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है जो बहुपद दिया हुआ है उसको बराबर में 0 लिख दीजिए और वहाँ से x का मान निकाल दीजिए, वही शून्यक हो जाएगा। तो अगर हम 2x + 1 = 0 लिख दें तो यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश करें तो +1 है, बराबर को उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएंगे, -1, और यह जो 2
गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया -1/2। इसलिए बहुपद का जो शून्यकों की जो नंबर होगा या जो शून्यक होगा वह हो जाएगा -1/2, यानी कि ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि शून्यक निकालना बहुत ही आसान है, बराबर में जीरो रख के x का मान निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है x+1 से अगर हम 3x³ + x-1 को अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा उसको बताना है। तो अगर x+1 से अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो क्या क्या शेषफल आएगा। तो पहली बात इसको लिख दीजिए, 3x³ का 3x³ है और x² के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 × x² लिख देंगे और इसके बाद +x और -1 है ना। यदि आप चैप्टर 2 पढ़े होंगे, बहुपद पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अच्छी तरह से आप जरूर पढ़े होंगे डिवाइड कैसे दिया जाता है। फर्स्ट टर्म जो होता है उसको काटने का प्रयास करते हैं, यानी कि 3x³ है और यहाँ पे मेरा x ही है, तो इसको काटने का प्रयास करेंगे। तो 3x है तो इसका मतलब 3 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और x³ है यहाँ पे x है, क्या हो जाएगा x², तो 3x³ आ जाएगा, है ना। जब 3x³ आ जाएगा तो इसको गुना कर देंगे तो 3x³ आ गया, और 3x² + 1 करेंगे तो आ जाएगा 3x²। बात समझ में आ रही है? फिर क्या कर देते हैं हम लोग, साइन चेंज कर देते हैं और उसको घटा देते हैं तो ये कट जाएगा। इसके बाद क्या बच जाएगा, -3x² बच गया, और इसके बाद क्या बच गया, +1 बच गया और -1। पूरे संख्या को लिख देते हैं जो बच जाता है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं -3x² है, तो अगला जो भाग देंगे -3x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -3x × x करेंगे तो -3x² होगा, और -3x × 1 करेंगे तो -3x आएगा, ठीक है। और इसको घटा देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं x + 3x यानी कि कितना आ गया, 4x आ गया, और इसके बाद -1 बच गया, ठीक है। तो देख सकते हैं 4x है, और 4x में अगर हम भाग देना चाहते हैं तो कितना से भाग देना होगा, केवल +4 से। तो 4 से अगर x में अगर हम गुना कर दे तो 4x आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 4। साइन चेंज कर देते, अगर ये प्लस में तो माइनस में होगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 और -4 -5 आ जाएगा, इसका मतलब शेषफल कितना आने वाला, -5, है ना। तो यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर का मतलब होता है जिसमें x और y भी हो सकता है, p और q भी लिख सकते हैं, s और t कुछ भी, है ना। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें जो चर होगा, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं तो 2x + 5 = 0 है, इसमें एक ही चर है, इसलिए हम लोग दो चर वाला नहीं बोल सकते हैं। इसमें भी एक ही चर है, देख सकते हैं 3 में भी एक ही चर है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है उसमें दो चर दिया हुआ है, इसका मतलब 12 का जो ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है x - y = 2 का हल है ना। यानी कि इसको सॉल्व करना है, कितना वैल्यू आएगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। x - y बराबर यदि 2 दिया हुआ है तो अगर ऑप्शन फर्स्ट से अगर हम लोग चलते हैं तो x फर्स्ट जो वैल्यू होता है x का, सेकेंड वैल्यू जो होता है y का होता है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना। x का स्थान पे 2 पुट कर दीजिए, y का स्थान पे 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कभी 2 नहीं आएगा, इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो होगा वो गलत होगा, है ना। और सेकेंड की अगर बात करते हैं तो सेकेंड में देख सकते हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, x बराबर कितना पुट कर देंगे 4, और y बराबर कितना पुट कर देंगे 2, तो यानी कि 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे 2, तो x - y = 2 बोला भी है, यानी कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं ax + by, है ना, और = 0। तो आप देख सकते हैं, और इसमें अगर हम x का अगर वैल्यू निकालें ax बराबर तो क्या हो जाएगा, -by लिख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर x बराबर अगर हम 1 पुट कर देंगे
तो y का कुछ और वैल्यू आएगा। अगर हम 2 पुट कर देंगे तो y का कुछ और वैल्यू आएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना वैल्यू पुट करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसका मतलब अनंत हल हो सकता है ना। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं चैप्टर 3 से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है। आप देख सकते हैं यह क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। और इस कार्टेशियन प्लेन में आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चतुर्थांश बोलते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय हो गया और ये चतुर्थ हो गया। बात समझ में आ रही है। आप फर्स्ट चतुर्थांश की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, यानी कि x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है। ठीक है, और दूसरा चतुर्थांश की अगर बात करते हैं तो x क्या में है, माइनस में, लेकिन y क्या में है, प्लस में, यानी कि माइनस प्लस होता है। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश में दोनों संख्या जो होता है वो माइनस में होता है, यानी कि माइनस माइनस हो गया। और चौथा में क्या होता है, एक्स आप देख सकते हैं प्लस में है और वाई क्या चीज़ में है, माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं -3 और -5 है, यानी कि दोनों संख्या माइनस में, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में होगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो पूछ रहा है कि बिंदु C का निर्देशांक बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु C है और इसका निर्देशांक बताना है। तो पहला जो हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं वो x का लिखते हैं। तो C का निर्देशांक में आप देख सकते हैं x में कितना है, -5 है और y में कितना है, 2 है, यानी कि -5,2, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में ही है -5,2। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है 105 डिग्री का संपूरक कोण बताना है ना। संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक दे दिया कि 105 डिग्री है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा, इसको 180 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से घटा देंगे तो कितना जाएगा, ये हो गया 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7, है ना, यानी कि 75 डिग्री। बात समझ में आ रही है। संपूरक जब भी बोलेगा तो उसको क्या करना है, आपको घटा देना है। किससे घटाएंगे, 180 में से घटा देंगे। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहेंगे। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण, है ना। और जो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसको समपूरक कोण बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है कि इसमें से आपको x का मान निकाल देना है। एक एंगल दिया है 82 डिग्री, दूसरा x है तो उसका मान निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो रेखा होता है उस रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, एक कोण है 82 डिग्री, तो दूसरा को कैसे निकालेंगे, 180 में से इसको 82 को घटा देंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग 180 में से 82 डिग्री को घटा दें तो ऐसे भी लग रहा है कितना 98 आएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x है और यह जो कोण है यह है बहिष कोण, और बहिष कोण जो होता है वह अंदर उसके दो जो कोण होंगे उस दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, एंगल 20 प्लस एंगल 80, तो 80 और 20 को अगर जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बहिष कोण होता है यानी कि बाहर जो कोण बनता है, अंदर उसके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उसके योग के वह बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताना है। तो बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है
निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसम कसौटी नहीं है ना। यानी कि त्रिभुजों की सर्वांगसम जो कसौटी हम लोग जानते हैं, जो नियम जानते हैं सर्वांगसम होने के लिए, वो कौन कौन से जानते हैं। एस ए एस जानते हैं, मतलब भुजा कोण भुजा, ठीक है। दूसरा भी जानते हैं ए एस ए भी जानते हैं, कोण भुजा कोण। लेकिन ऑप्शन 3 जो है यह नहीं जानते हैं, है ना, यह होता ही नहीं है। और भुजा 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 भी होता है, एस एस एस, ठीक है। यानी कि कौन सा कसौटी इसमें नहीं होगा, यानी कि एस एस ए नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और 23 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो बोल रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा त्रिभुज जो होगा एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से दो त्रिभुज होंगे, ठीक है। और दोनों त्रिभुज में हम लोगों को बताना है कौन कौन से त्रिभुज होंगे, ठीक है। यानी कि कोण ए जो होगा यहाँ पे, ठीक है, और वह कोण किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है, ठीक है। और कोण क्यू जो है, यानी कि कोण बी जो है, और वह किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। तो बोल रहा है कि ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर है। तो बोल रहा है कौन सा त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ सी होगा, और यहाँ पी क्यू है, तो यहाँ क्या होगा, आर होगा। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर। बात समझ में आ रही है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री होता है, तो चौथा कोण क्या होगा उसको बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री है। यहाँ पे 3 कोण दिया हुआ है, यानी कि तीनों को जोड़कर 360 में से उसको घटा देंगे, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लोग निकालें तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, 110 डिग्री प्लस हो जाएगा 82 डिग्री प्लस हो जाएगा 68 डिग्री और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 हो गया, 10 के 0 हो गया, 6 8 और 14 और 1 हो गया कितना, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आ रही है। और 1 और 1 2, यानी कि 260 और 260 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360। और यहाँ से निकाल देंगे x का मान, तो 360 में से अगर हम लोग 260 घटा देंगे तो 100 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि जो चौथा जो कोण होगा वह 100 डिग्री होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 135 डिग्री हो तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का फिगर कुछ इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। नाम दे देते हैं, इसका नाम ए और इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और डी, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कोण डी जो है वो है 135 डिग्री दिया हुआ है और कोण सी बताना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने का कोण का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री। तो 135 डिग्री दिया हुआ है और 135 और प्लस यह क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि 135 को 180 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 45 डिग्री आएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है और इसके विकर्ण को यदि देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा है ना वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ऑप्शन 27 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू B1 इंटू B2, है ना। यानी कि जो विकर्ण दिया हुआ है उसको गुना कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं 1/2 हो जाएगा और एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 14 सेंटीमीटर, 2 से इसको काट दीजिए 7 आएगा और 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा।
तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों जो वर्टिक्स जो होगा यानी कि चारों जो शीर्ष होगा वह किसी वृत्त पे होगा, तो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, ये है बी और ये है सी और ये है डी। बात समझ में आ रही है। और कोण ए और कोण सी बोला है, यानी कि आमने सामने का कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा यह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो होता है वह 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है। अगर हम लोग वृत्त की अगर बात करते हैं तो जीवा का मतलब वैसा रेखाखंड होता है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर इसको केंद्र से अगर पास कर दे इसी जीवा को, तो यही सबसे बड़ी जीवा होता है। और केंद्र से अगर जीवा पास हो रहा है तो उसको व्यास बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। यानी कि हम लोग प्रकार से वैसे ही कोण को बना सकते हैं जो 7.5 से कट जाए, है ना, 7.5 से डिवाइड हो जाए। तो 40 तो कभी डिवाइड होने वाला नहीं है और 37.5 भी नहीं डिवाइड होगा, यानी कि 22.5 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, फिर कितना बना सकते हैं, 15 डिग्री का बना सकते हैं, तो उसका आधा भी बना सकते हैं, यानी कि 7.5 भी बना सकते हैं। जब 7.5 बना सकते हैं तो 15 में 7.5 को जोड़ दीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है हीरोन का सूत्र बताना है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है उसको बताना है। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा। और यह जो होता है एस निकालने का फार्मूला होता है, बट क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला जानते हैं वह होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप निकालना बहुत ही आसान होता है और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, उसका परिमाप आपको निकल जाएगा। तो अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 264 मीटर आएगा, आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसके भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं समबाहु का मतलब होता है कि वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं क्या होगा, बराबर होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है इसका मतलब x प्लस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो x को अगर 3 बार ऐड करेंगे तो 3x बराबर आ गया कितना 60। तो x का मान निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 20, है ना, क्योंकि कट जाएगा 3 से। इसका मतलब क्या आएगा कि ऑप्शन बी जो होगा यानी कि ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन निकालना है। बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। ठीक है, और 6a² इक्वल टू दिया हुआ 96, तो a² बराबर कितना हो जाएगा 96 बट्टा में हो जाएगा 6, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 16, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो a का मान आ गया कितना 4। इसका मतलब भुजा का हम लोग को मान निकल गया कि भुजा कितना सेंटीमीटर लंबा है 4 सेंटीमीटर। और इसका आयतन निकाल देंगे और आयतन बराबर फार्मूला होता है घन का आयतन बराबर AQ, यानी कि 4 का पावर 3, 4 गुने 4 गुने 4 कर देंगे तो आ जाएगा 64। इसका मतलब 64 सेंटीमीटर क्यू आ गया, यानी कि 35 का ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक बेलन जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है r और ऊंचाई दिया हुआ है h, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यह फार्मूला ही होता है, डायरेक्ट फार्मूला पे ही दिया हुआ है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो होता है वो होता है 2πRh। बात समझ में आ रही है।
और क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक शंकु जिसकी ऊंचाई है h, त्रिज्या है r और इसका त्रियक ऊंचाई भी दिया हुआ है l, तो आयतन बताना है। तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ रही है? यह डायरेक्ट फार्मूला पे ही है, आप इसको एनसीईआरटी बुक से भी मिला सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या है r, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बताना है ना। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला है मतलब 2 से भागा दे देंगे, इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा बताना है। तो फर्स्ट जो संख्या होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और बाद वाली संख्या को बोलते हैं अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा। यानी कि आप देख सकते हैं उच्च सीमा के स्थान पे 25 है और 25 जो है ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा यानी कि करेक्ट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक बार जीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप जरूर देखे होंगे जो सिक्का होता है, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक होता है चीत और दूसरा होता है पट, है ना। और एक बार सिक्का को उछालेंगे तो चाहे तो चीत आएगा या फिर पट आएगा, यानी कि टोटल संभावना हो गया 2, और चीत एक ही होता है, इसलिए इसका प्रायिकता जो होगा वह होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।